पाठ संख्या आपका 8 और वीडियो जो है हमारी संख्या 1 है। संस्थाएं, मनसबदारी एवं जागीरदारी। मुगल प्रशासन जो चलता था वो मनसबदारी और जागीरदारी जो व्यवस्थाएं थी, संस्थाएं थी, इसके इर्द गिर्द जो घूमता था, उसकी सब के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखो, सल्तनत काल जब चलता था तो आपको पता है कि 1526 तक जो सल्तनत काल आपका रहा, उसमें इक्ता व्यवस्था पाई जाती थी। कौन सी व्यवस्था थी? इक्ता। उसके बाद फिर आपको पता है कि 1700 वैसे तो 1857 तक मुगल थे, लेकिन 1707 औरंगजेब के काल तक विशेष रूप से नवीन और परंपरागत तत्वों का जो मेल से जो है शासन चलता रहा। अगर हम बात करते हैं जागीरदारी और मनसबदारी की विशेष रूप से, तो इसको अकबर लेकर आए थे। अकबर ने ही विशेष रूप से शासन में जो है कई चीज़ें लागू की, क्योंकि मुगल साम्राज्य की नीतियों का जो आधार है विशेष रूप से वो अकबर ही रहे हैं। तो अकबर ने इस क्षेत्र में क्या किया, कैसे नवीन तत्वों का प्रयोग किया, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मनसबदारी जो थी वो एक सार्वजनिक सेवा थी। कैसी सेवा थी? सार्वजनिक। इसकी जो प्रकृति और प्रवृत्ति थी वो सैनिक थी, लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि वो सैनिक सेवा में भी हो व्यक्ति जो मनसबदार होगा, ये आवश्यक नहीं था किसी भी तरह से। मनसबदार सैनिक व सैनिक कोई भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो देन थी, कैसे जो है ये प्रथा आई, कैसे इसकी हम बात करेंगे। 1571 में जो विचार सर्वप्रथम अकबर को जो है शाहबाज खान ने दिया था। शाहबाज खान ने बताया कि ये एक अच्छी व्यवस्था है, इसको लागू किया जा सकता है। तो इससे सैनिक संगठन तो मजबूत होगा ही हमारे लिए। असैनिक जो व्यवस्थाएं हैं, असैनिक जो कार्यशैली है, उसमें भी इसका लाभ जो है मिलेगा। तो अकबर ने उनको कहा, शाहबाज को, कि आप विस्तृत रिपोर्ट जो है मेरे सामने तैयार करके रखो कि क्या इससे हो सकता है। तो विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने दी। 1573 में रिपोर्ट मिलते ही अकबर ने जो है इसको दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में जो है लागू कर दिया, और बाद में 1578 तक पूरे साम्राज्य में इसको लागू किया गया, मनसबदारी परंपरा को, प्रथा को, व्यवस्था को। अब हम बात करेंगे इसका अर्थ। पहला जो हमारा है कि इसका अर्थ क्या बनता है। मनसब जो शब्द है आपका अरबी भाषा से आया, उसमें इसका जो अर्थ बनता है, मतलब बनता है, वो बनता है पद, पदवी, उपाधि, दर्जा, इस प्रकार का अर्थ जो है वहाँ से निकल के आया था। प्रतिष्ठा से मान लो आप कि किसी व्यक्ति की जो सरकारी, जो वहाँ मुगल काल की जो सरकारी सेवा थी, उसमें उसका स्थान क्या है, दर्जा क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, सम्मान को जो है निर्धारित करता था। और जो मनसब धारण करता वो मनसबदार कहलाता, जो भी पद या स्थान धारण करता। तो कुल मिलाकर दरबार या सेवा में जो है एक निश्चित स्थान जो है इससे पता चलता था। इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से इस चीज़ को परिभाषित किया है। अगर हम इरविन के इतिहास जो कार जो हुए उनकी अगर हम बात करते हैं, तो उनका मानना है कि किसी अधिकारी का पद था। ये जो था किसी अधिकारी का पद था, जिससे अधिकारी का वर्ग, दर्जा, वेतन व दरबार में जो है स्थान जो है निर्धारित होता था। ये मानना था इरविन का। उसके बाद एक वी.ए. स्मिथ, हम कई बार पढ़ चुके हैं इनके बारे में। वी.ए. स्मिथ बड़े इतिहासकार थे। तो इनका मानना था कि व्यवस्था तो शासन तंत्र का अभिनिसा तो थी ही, शासन तंत्र का अभिनिसा ये सेवा शुरू से रही, जिससे विभिन्न लोगों को दरबार व सरकारी सेवा में स्थान स्पष्ट होता था। इनका भी वही मानना है कुल मिलाकर। इसी तरह से ए.एल. श्रीवास्तव ने भी कहा। ये सब आप एक या दो डेफिनेशन तो आपको देखो याद होनी चाहिए किसी ने क्या कहा। फिर जो दूसरा बिंदु हमारा आता है, ये एक बिंदु था अर्थ, दूसरा जो बिंदु आता है वो है मनसबदारों की श्रेणियाँ। मनसबदारों की श्रेणियाँ, श्रेणियों में बांटा हुआ था, अलग अलग कालों में अलग अलग रही। तो ऐसा नहीं था कि एक ही श्रेणी थी, एक ही नहीं थी, अलग अलग थी, छोटे पद से लेकर ऊंचे पद तक जाती थी।
उत्तर मुगल काल में जो है ज़्यादा अलग हो गई, नहीं तो अकबर के काल तक या औरंगजेब के काल तक आपका जो है एक जैसी रही। उत्तर मुगल काल में थोड़ी सी व्यवस्था अलग हुई। तब हम अगर पढ़ते हैं, अबुल फजल जो थे उन्होंने आईने अकबरी में जो मनसबदारों की 2 अंक में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो 66 श्रेणियाँ उन्होंने बताई हैं, जिसमें सबसे जो छोटा पद है वो 10 का है और उच्चतम जो है आपका 10,000 तक का जो है जाता है। जहांगीर शाहजहाँ का जो काल था, औरंगजेब का जो काल था, अगर उनकी हम बात करते हैं तो उस काल में जो ये उच्चतम जो था ये 20,000 तक हो गया था। और उत्तर मुगल काल की अगर हम बात करें तो उस समय में 40 और 50,000 तक भी ये गया। तो ये थी श्रेणियाँ। तो ये जो है इनकी श्रेणियाँ इस तरह से बनाई गई थी। इसके बारे में भी अगर आप देखना चाहेंगे तो जो 10 का जो मनसब होता था उसको सामान्य नौकर बोलते थे, 500 का जो होता था वो मनसबदार कहलाता था। या आप देखोगे तो टेबल भी कई जगह आपको मिल जाएगी, 500 से 2,500 के जो होते थे वो उमरा वर्ग कहलाते थे, और 3,000 से जो आपके 4,500 के बीच में होते थे वो उमरा एक वर्ग कहलाते थे। और सबसे आखिर में जो होता था 5,000 या 5,000 से ऊपर के अमीर उल उमरा वो कहलाते थे, नाम दिए हुए थे। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमने अभी समझी। तीसरा जो बिंदु है वो आपका है फिर जात व सवार की उपाधियाँ। जात व सवार उपाधियाँ। विवाद तो रहे क्योंकि ये समझ में कई लोगों के अलग अलग इस बारे में मत हैं कि फिर भी अबुल फजल की अगर हम बात करते हैं, अबुल फजल ने क्या बताया कि समान मनसब के पद के व्यक्ति की 3 अलग श्रेणियाँ थी। समान मनसब है, समझेंगे इसको भी हम, और समान मनसब के पद के व्यक्ति की जो 3 अलग अलग श्रेणियाँ, उसको हम समझेंगे कैसे। जैसे 5,000 का कोई मनसब है, मनसबदार का पद है 5,000 का जो है ना, तो जो उनको मान लो 3 लोगों का है, 3 श्रेणियाँ, तो घुड़सवारों की जो संख्या है उनकी वो अलग अलग है। एक के पास 5,000 हैं, एक के पास जो है 2,500 से 3,000 हैं, और एक के पास जो है आपके 2,000 से भी कम है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो ज़्यादा वाला है ये प्रथम श्रेणी का हो जाएगा, कम वाला जो कम घुड़सवार है द्वितीय हो जाएगा, और जो सबसे कम हो तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। ये इससे अर्थ जो है लगाया गया है। तो इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि बदलाव जो था, जो प्रथम श्रेणी के मनसबदार की आधी संख्या, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार की संख्या, ये अलग अलग मामला जो है आप समझेंगे कुछ समय बाद, पूरा एक बार आप पढ़ लें। तो आईने अकबरी का अनुवादक ब्लॉकमैन लिखता है कि जात मनसबदार का पद है और जो उसके पास उपलब्ध सैनिक है या घुड़सवारों की संख्या को इंगित करते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बताई। इसमें जो सबसे जो स्पष्ट मत आया वो था इरफान हबीब का। इरफान हबीब क्या कहते हैं कि जात जो शब्द है वो उसकी दरबार में जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसको जो स्थान है उसका, उसको प्रदर्शित करता है। और जबकि जो सवार शब्द है उसकी सैन्य शक्ति, मतलब उसके पास कितने जो सैनिक है उसको स्पष्ट करता है। ये बात जो है यहाँ से निकल कर आती है और इसको ही ज़्यादा माना गया है। सैन्य संख्या भी जो है अलग अलग हो सकती है, ये हाथी कितने हैं, घोड़े कितने हैं, ऊँट कितने हैं, अलग अलग जो भी चीज़, बैलगाड़ी कितनी है, तो ये सब उसमें रहा होगा। तो ये ज़्यादा स्पष्ट मत दिखाई देता है इनका। तो इस प्रकार अकबर के बाद के काल में जात व सवार के अनुपात में काफ़ी बदलाव आया, बाद में बदलाव आया था अनुपात में अकबर के बाद। तो इसको आप समझें। चौथा जो आपका बिंदु आता है वो बिंदु है आपका मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति और फिर आपकी पद से मुक्ति। तीनों जो शक्तियां वैसे तो सम्राट के हाथ में ही होती थी, तीनों काम करना ही कुल मिलाकर। अगर हम पहले बात करते हैं नियुक्ति की, भर्ती जो है स्वयं सम्राट करता था, उसकी एक प्रक्रिया थी, तो नियमों का पालन जो है किया जाता था, विशेष नियम बनाए हुए थे। उस नियम के अनुसार जो व्यक्ति नियुक्त होने वाला था उसकी योग्यता, उसकी कार्यशैली और सब देखी जाती थी। जब शासक उसको संतुष्ट हो जाता
तो फिर मीर बख्शी एक आदेश के माध्यम से उसको मीर बख्शी के पास भेजा जाता। मीर बख्शी जो है उसके पास्ट की जो भी उसके घर की जो रिपोर्ट है सारी वो उनके बारे में पता लगाता, जानकारी प्राप्त करता और सब प्रकार की सूचना प्राप्त करने के बाद वो भी संतुष्ट जब हो जाता तो एक निश्चित अवसर पर, कोई अवसर पर जो है वो राजा के सामने उसको प्रस्तुत करता दरबार में, सम्राट के सामने, और मीर बख्शी की सिफारिश पर आखिर में उसको मनसब दे दिया जाता, उसकी नियुक्ति हो जाती। पदोन्नति की मर्जी भी जो है शासक पर ही थी, किसको कैसे पदोन्नत करना है। ऐसा नहीं था कि उसमें उसकी योग्यता को, उसकी महत्व को जो है नजरअंदाज किया जाता था, योग्यता का पूरा महत्व था। हालांकि इसके भी कई अवसर जो है विशेष रूप से होते थे। राज्यारोहण होता था, किसी विशेष अभियान में जीत कर आए हैं, जीत के बाद होता था। राजा का जन्मदिन हो सम्राट का तो उस दिन होता था। नौरोज के उत्सव पर भी ये पदोन्नति कई बार दी जाती थी। किसी विशेष निरीक्षण के दौरान जो है आपका सम्राट जो है प्रभावित हो जाए तो भी जो है आपको प्रभावित होने पर पदोन्नति की जाती थी। तो ये अवसर थे। हटाने का नियम क्या था, इसमें भी मनमर्जी थी। हालांकि कई तरह के मापदंड इसमें लगाए गए थे। अगर वो विद्रोह करता है, रिश्वत लेता है, षड्यंत्र रचता है, जनहित के विरुद्ध काम करता है, इन सब कामों में, राजद्रोह में शामिल है, इन चीज़ों में जब राजा को, सम्राट को लगता तो वो राजा उसके खिलाफ कठोर निर्णय लेता और उसको हटा सकता था, पद से मुक्ति कर सकता था। कुल मिलाकर शासक पूरी तरह से निरंकुश था, स्वतंत्र था सब निर्णय लेने में। नियुक्ति, पदोन्नति और मुक्ति। उसके बाद आता है मनसबदार के अधिकार व कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य। अब इसके बारे में अधिकार की अगर हम बात करते हैं, अभिनंग तो है, कुछ अधिकार थे, कुछ कर्तव्यों का उसको पालन करना पड़ता था। अधिकार की हम बात करें तो सबसे पहले क्षेत्र और सेना का जो मामला था उसमें वो पूरी तरह से स्वतंत्र था। राजा कोई सिफारिश नहीं करता था कि आप फलाने सैनिक को लो, उसके क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं कि किस तरह के जो है वो घोड़े लेता है, किस तरह के वो सैनिक रखता है, कोई हस्तक्षेप राजा का नहीं होता था। आमतौर पर जो प्रमुख मनसबदार या होते थे वो किसी न किसी क्षेत्र के प्रशासक होते थे या बड़े पदों पर होते थे। राजा का उनके ऊपर पूर्ण विश्वास होता था और वो उनको एडिशनल, जैसे ग्रांट आती है ना आजकल सरपंचों के लिए और जो के लिए भी, एमएलए के लिए, तो उस समय अतिरिक्त जो राशि है, ग्रांट लगा लो या पैसे लगा लो है, वो जनहित के लिए राजा उनको, सम्राट जो है देता था। तो ये थे उनके अधिकार। कर्तव्य के बारे में भी जो है अच्छी जानकारी जो है स्रोतों से मिलती है। तो इनके संबंध में जब नियुक्ति पत्र, जिसको हकीकत बोलते थे, तैयार होता था तो उसमें लिखा जाता था कि किसी भी सम्राट, जो भी किसी भी जो सैनिक, असैनिक, कोई भी कार्य अगर वो कहेगा सम्राट तो उसको वो करेगा। कौन? मनसबदार। उसका क्षेत्र बदला जा सकता है, उसको दरबार में रखा जा सकता है, उसकी ड्यूटी जो है किसी चोर डकैत को पकड़ने के लिए लगाई जा सकती है, किसी अभियान पर उसको भेजा जा सकता है। वो कोई भी मनाही नहीं करेगा। उसे किसी भी विभाग का कार्य दिया जा सकता है, उसको कोई भी आदेश, किसी का भी सहायक बनाया जा सकता है। शाही फरमान का उसको क्या करना पड़ेगा? हमेशा आदर करना पड़ेगा। ये उसका क्या था? मुख्य कर्तव्य था, ये उसकी ड्यूटीज थी। तो ये अभी हमने पढ़ा, 5 बिंदु हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। अगर हम बात करते हैं, देखो इंट्रो हमने पढ़ा कि कैसे पहले सिक्ता प्रणाली थी, उसके बाद 1707 तक विशेष रूप से अकबर के माध्यम से आई, बाद में भी चलती रही मनसबदारी जो परंपरा थी आपकी। अकबर की नीतियाँ ही आधार रहती थी तो अकबर ने विशेष रूप से शुरू की। तो अर्थ हमने पढ़ा, श्रेणियाँ पढ़ी, जात और स्वार को समझा, उपाधियाँ क्या थी, नियुक्ति, पदोन्नति, मुक्ति सम्राट के ऊपर निर्भर थी, अधिकार क्या थे मनसबदारों के और कर्तव्य क्या थे। इन सब के बारे में हमने एक बेसिक जो है अपनी समझ बनाई।
अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे मनसबदारों के वेतन और उन पर क्या प्रतिबंध जो है लगाए गए थे, और उसके बाद इस परंपरा के इस मनसबदारी प्रथा के गुण और दोष।